Advantages of the index number. So index number are designed for the particular purpose, that is to measure change in the group of the related items so that scientific statement about such changes can be made. ओके इंडेक्स नंबर क्यों क्या होता है, डिज़ाइन होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हर पर्पस के लिए वो डिज़ाइन होता है, दैट इज़ मेजर चेंज इन द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड आइटम, जो भी मेजर चेंज करना है रिलेटेड आइटम्स के ग्रुप में, जो भी चेंज हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सो दैट साइंटिफिक स्टेटमेंट अबाउट सच चेंजेस कैन बी मेड, कि उन जो सारे स्टेटमेंट हैं, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उनका हम एक साइंटिफिक स्टेटमेंट बना सके. सो इंडेक्स नंबर आर indispensable measures to study the economics analysis. Okay, through the index number we can study the different economics analysis, we can do the different economic analysis also. So let us see how the index numbers are useful. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कैसे जो है इंडेक्स नंबर क्या है वो यूज़फुल है. So helpful in formulation of the policies. So index number help government and non-government entities to make policies on the basis of trend analyzed by index number. Okay, index number क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं टू मेक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड्स एनालाइज्ड बाय द इंडेक्स नंबर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स हैं जो एनालाइज किसके थ्रू हो रहे हैं, बाय द इंडेक्स नंबर के थ्रू. सो इंडेक्स नंबर आर द मेजर्स ऑफ द स्टडिंग changes in related variables and they give us trends of change in these variables. ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, मेजर करता है मेजर्स ऑफ द स्टडिंग चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं उनको मेजर करता है in the related variables and they give us okay and they give us trends of change in these variables. Okay, so index number measure the studying changes in the related variables, जो भी related variables हैं, and they gives us ये क्या देता है, trends of the change in these variables, कि उनका ट्रेंड कैसा है कि ये सारे वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दीज टेंडेंसी मैनी पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन. ठीक है, इन सारे टेंडेंसी पे बेस्ड होता है तो बहुत सारे पॉलिसी क्या होते हैं, डिसीजन उनके बेसिस पे लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू डिसाइड द इंक्रीज इन द डियरनेस अलाउंसेस, जिसको डीए बोलते हैं. ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने के लिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डियरनेस अलाउंसेस हैं उनको कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए. नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन मेजरिंग इन्फ्लेशन और द डिफ्लेशन. सो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर टू नो द चेंजेस इन द प्राइस लेवल विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी ओवर अ टाइम पीरियड. ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या करता है, प्रिपेयर किया जाता है ये जानने के लिए कि जो भी प्राइस है उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस आया है, विच विल हेल्प अस, ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की वैल्यू क्या है ओवर द टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड में मनी की वैल्यू क्या है. सो इट विल हेल्प अस टू असेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि कितना लोगों की परचेजिंग पावर है, मनी की कितनी परचेजिंग पावर है उसको असेस कर सके. सो दिस विल फर्दर हेल्प अस टू असेस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकॉनमी. फिर ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ये असेस करने के लिए कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कितना है, उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली मेजर कैन बी टेकन टू करेक्ट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेजर्स को ले सकते हैं कि हम कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करें. नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन नोइंग द चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल हेल्प अस टू असेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या करता है, हेल्प करता है
पीपल की, ये जानने के लिए कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल के क्या हैं। वी विल कम टू नो, हम जानते हैं डैट इफ़ द वैल्यू ऑफ मनी हैज़ फॉलन, अगर जो भी मनी की वैल्यू है वो फॉल करती है, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिक्लाइन। अब अगर मनी की वैल्यू भी फॉल करेगी तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी फॉल करेगा, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द मॉनेटरी इनकम, कि मॉनेटरी इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह कि उसके प्लेस पे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की फॉल करेगी। दस इंडेक्स नंबर विल इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ रियल इनकम ऑफ द पीपल, इसलिए जो इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है, लोगों की जो रियल इनकम है पीपल की, उसी को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। विल इंडिकेट द इफेक्ट, कि रियल इनकम जो पीपल की है उसको इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड द अलाउंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो एडजस्टमेंट है इन सैलरीज में और अलाउंसेज लोगों के जो एम्प्लॉयज़ के हैं, कैन बी मेड बाय द एम्प्लॉयर्स, वो उसके थ्रू क्या है कि एम्प्लॉयर्स क्या है, उसको एम्प्लॉयर्स बना सके कि जो भी सैलरी में एडजस्टमेंट करना है एज वेल एज जो आपके अलाउंसेस में एम्प्लॉयज़ के एडजस्टमेंट करना है उसको एम्प्लॉयर्स कर सके। सो इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वुड सजेस्ट और इंडिकेट इंक्रीज इन सैलरीज एंड दी अलाउंसेस, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट हमें करना है इन दी सैलरीज एंड दी अलाउंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी अलाउंसेस डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं, कैन बी मेड बाय द एम्प्लॉयर्स, वो क्या है, वो एम्प्लॉयज़ के वो बनाएगा, उसको प्रिपेयर करेगा। सो इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, वुड सजेस्ट और इंडिकेट, वो क्या करेगा, वो सजेस्ट करेगा और इंडिकेट करेगा, वो बताएगा इंक्रीज़ इन दी सैलरीज एंड दी अलाउंसेस, कि जो भी एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरीज में इंक्रीज़ हुआ है और उनके अलाउंसेस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ मेड बाय दी एम्प्लॉयर्स। Next is useful to business. So index number become a useful device for the business world. Okay. So price index number become a ready reckoner for the business planning. So important decisions regarding production, cost and market trends can be taken. Okay. तो जो इंडेक्स नंबर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है बेसिकली फॉर द बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस में क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थ्रू द इंडेक्स नंबर वी कैन ईज़िली नो दी बिज़नेस प्लानिंग एज वेल एज़ कि उसको हम देख सकते हैं कि किस ईयर में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ था या फ्यूचर में हम कितना उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो ये हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कि लास्ट ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ था उसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट में कितना कंपैरिजन हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव में चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिव हुआ तो हम इसको क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये यूज़फुल नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बिज़नेस के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है कि इट इज़ द वेरी यूज़फुल डिवाइस फॉर द बिज़नेस वर्ल्ड के लिए बहुत यूज़फुल है। एंड इट इज़ ऑल्सो बिकम वेरी ईजियर फॉर द बिज़नेस प्लानिंग, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन बिज़नेस प्लानिंग करने जा रहा है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करे, कितना वो इनपुट लगाए, तो उस चीज़ को वो क्या कर सकता है, प्रीवियस के प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकता है। प्रीवियस के प्रोडक्शन से कंपेयर करने का मतलब है कि लास्ट ईयर उसने जितना प्रोडक्शन किया, इतने इनपुट लगाए तो उसको इतना आउटपुट मिला। अभी भी वो ये देख सकता है कि हाँ, अगर लास्ट ईयर मैंने इतना इनपुट लगाया तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, तो अगर आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो वो ज़्यादा इनपुट लगा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट ट्रेंड्स कैन बी टेकन। अब जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि कितना प्रोडक्शन करना है या कितना ज़्यादा कॉस्ट आएगा, कि जो भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना ज़्यादा आएगा, एज वेल एज़ मार्केट में ट्रेंड क्या है कि लोग किस टाइप के प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, उसी टाइप के सप्लायर भी क्या चाहेगा कि वो वैसा ही क्या करे, गुड्स की सप्लाई भी करे। तो ये सारा क्या है, इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है फॉर द बिजनेसमैन। नेक्स्ट वन इज़ यूज़फुल टू असेस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स।
So index number prepared for the measuring changes in export and import provide useful information concerning the foreign trade. Accordingly, policies regarding the foreign trade can be formulated. So it is useful measure to keep a control on our foreign exchange reserve by encouraging inflow the foreign exchange and discouraging the outflow of foreign exchange. ठीक है, ये आपको पता ही है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है. एक्सपोर्ट मतलब कि हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को क्या है दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं. ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, करेंसी मिलती है, मतलब फॉरेन करेंसी मिलती है. ठीक है, हम कोई भी अपने गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में तो हमें क्या मिलेगा, कुछ रिटर्न मिलेगा. इम्पोर्ट क्या होता है कि जब हम किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स को मंगाते हैं. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स नंबर प्रिपेयर्ड मेजरिंग चेंज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इंडेक्स नंबर क्या करता है, प्रिपेयर करता है मेजरिंग चेंज, जो भी चेंजेस हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में. प्रोवाइडिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द फॉरेन ट्रेड, कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना इम्पोर्ट करना चाहिए, कितना हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, लास्ट ईयर कितना ज़्यादा हुआ था. अगर अब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए लॉस हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट करने का मतलब है कि हमारे कंट्री की जो करेंसी है वो बाहर जा रही है, तो हमको ये क्या है, लॉस हो रहा है. सो अकॉर्डिंगली पॉलिसीज रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड कैन बी फॉर्मुलेटेड. ओके, कि उसके अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, फॉर्मुलेट होगी फॉरेन ट्रेड की, कि जैसा भी कंडीशन देखा जाएगा मार्केट में कैसा है, फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम प्रीवियस की जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उससे हम कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो हमें उसका वो सिनेरियो पता चल जाएगा कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कितना हमको इम्पोर्ट करना है, कितना हमको एक्सपोर्ट करना है. सो इट इज़ अ यूज़फुल मेजर टू कीप कंट्रोल ऑन आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ये बहुत यूज़फुल मेजर है इंडेक्स नंबर, कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है कि हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि फॉरेन करेंसी होती है. ठीक है, जो भी हम गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन किस में होता है, हमेशा ही वो ट्रांजैक्शन आपका फॉरेन करेंसी में होता है. तो ये बहुत यूज़फुल मेजर है कि हमें कितना फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को एज अ रिजर्व रखना है बाय इनकरेजिंग इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जब हम गुड्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो हमको क्या है, रिटर्न मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी का हमारे यहाँ इनफ्लो हो रहा है. एंड डिस्करेजिंग द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अगर हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से हम मंगा रहे हैं, तो हमारे कंट्री की करेंसी क्या है, वो बाहर जा रही है. तो ये हमारे लिए अच्छी कंडीशन तो है नहीं ना कि हमारा पैसा किसी और कंट्री में जाए. हमें किसी और कंट्री से पैसा मिलेगा तो ये हमारी अर्निंग होगी, ये हमारा रेवेन्यू होगा. बट अगर हमारा क्या है, करेंसी बाहर जा रही, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये इसको क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए. नेक्स्ट कह रहा है, यूजफुल टू द गवर्नमेंट. सो इंडेक्स नंबर हेल्प इन कंपेयरिंग चेंजेस एंड स्टडिंग द ट्रेंड. इंडेक्स नंबर क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जो भी कंपेयर करने में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और स्टडिंग द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड है उसको स्टडी करने में, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करने में इंडेक्स नंबर क्या करता है, हेल्प करता है. सो बेस्ड ऑन दीज ट्रेंड गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कैन, कि ये किसी भी ट्रेंड पे बेस होकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट डिटरमाइन द फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ठीक है, देखिए ये जो पॉलिसी होती है फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इट इज़ द पॉलिसी विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय दी, और विच इज़ डन बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, इंडिया की, वो करती है. इसमें क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट ये देखती है कि उसके क्या सोर्सेज हैं इनकम के, कहाँ से उसको पैसा मिल रहा है, और कहाँ पे उसको कितना एक्सपेंडिचर करना है. तो फिजिकल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि दिस पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू दी मनी, कि कितना मनी सप्लाई करना है इकॉनमी में. सो इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको रेगुलेट कौन करता है? कंट्री की सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मीन्स एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक का। तो ये हमारी कंट्री का कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मीन्स कि वो पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू दी फॉरेन ट्रेड, दैट इज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो इससे क्या होता है? ये गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल हो जाता है कि गवर्नमेंट की कहाँ से गवर्नमेंट देख सकता है कि लास्ट ईयर उसको कहाँ से इनकम मिला, लास्ट ईयर उसने एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया। सो थ्रू विच वी कैन द गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट ऑल द थिंग्स, कि उसको कहाँ से ऐसे और सोर्सेज हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ा सके। एक्सपेंडिचर को वो इतना ज़्यादा करे बट इट शुड नॉट मोर देन द इनकम। कभी भी एक्सपेंडिचर क्या है? वो इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी में देख सकता है कि बैंक कितना लोगों को रेट के हिसाब से लोन प्रोवाइड करे। तो ये सब लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर के हेल्प से। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने पढ़ाई कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या करता है? ये वेरी यूजफुल हो जाता है। सो इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्री। अब ये जो इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, लेवल ऑफ आउटपुट कितना होगा, कंट्री की इनकम क्या होगी, इनकम क्या है, और एम्प्लॉयमेंट, कंट्री में कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सो इट फॉर्मुलेट वेज पॉलिसी बाय ब्रिंगिंग इंक्रीमेंट इन द वेजेस इन ऑर्डर टू इनेबल द वेज अर्नर मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ हिज लिविंग। ठीक है, ये क्या करता है? ये फॉर्मुलेट करता है वेज पॉलिसी, वेज की पॉलिसी कि कितना वेज प्रोवाइड करना चाहिए बाय ब्रिंगिंग इंक्रीमेंट इन द वेजेस, कि कैसे कि जो वेजेस दिया जा रहा है उसमें कितना इंक्रीमेंट करना चाहिए, कितना उसको बढ़ाना चाहिए। इन ऑर्डर टू इनेबल द वेज अर्नर, किसको? जो भी वेज अर्नर है उनको कितना इनेबल करो टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ हिज लिविंग, जैसे जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो सके? मेंटेन हो सके। सो इट असेस एंड ब्रिंग्स चेंजेस इन दी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या करता है? ये देखता है और चेंजेस भी लाता है डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कि इंडस्ट्रीज़ में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखेगा, उसको असेस करेगा, फिर क्या करेगा? उसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाना है, तो उसके विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट डिफरेंट चेंजेस भी लाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या ऐसे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। So the construction of the index number involves certain difficulties which should be carefully dealt with so that construction or the estimation of the index number is not affected। कि जो भी construction index number का उसमें क्या है? बहुत सारी certain difficulties आती हैं which should be carefully dealt, वो क्या हो? carefully deal करना चाहिए so that construction or the estimation of the index number is not affected। कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं हमें क्या करना चाहिए? उन सारी डिफ़िकल्टी को बहुत केयरफुली डील करना चाहिए। कि जैसे क्या हो कि जो भी कंस्ट्रक्शन करना हो, इंडेक्स नंबर को एस्टीमेट करना हो, तो उसको एस्टीमेट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो सम मेजर डिफ़िकल्टीज़ आर एज गिवन अंडर। सम मेजर डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि किस पर्पस से जो इंडेक्स नंबर है वो बन रहा है। सो द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइंड। कि जो कंस्ट्रक्शन, जो पर्पस है, किस पर्पस से इंडेक्स नंबर बन रहा है, वो क्या होना चाहिए? वो क्लियरली और रिजिडली, वो एकदम डिफाइन होना चाहिए कि वो क्यों बन रहा है। ऐसा नहीं कि बनाने बैठ गए इंडेक्स नंबर और पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए क्या है? वो एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन होना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, वो क्लियरली एकदम मेंशन्ड हो कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर मेकिंग द इंडेक्स नंबर। सो इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ऑल पर्पस इंडेक्स मेड, बिकॉज
ये इसलिए होता है कि बिकॉज देयर इज़ नो ऑल पर्पस इंडेक्स मीन, बिकॉज हर एक पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जब हमें क्या है बेस ईयर और प्रेजेंट ईयर को, करेंट ईयर को, बेस ईयर को और प्रेजेंट ईयर या करेंट ईयर को कंपेयर करना होता है कि कितना प्रोडक्शन, आउटपुट, ये सब को देखना होता है, तो हम उस पर्पस से के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करते हैं। सो द एवरी इंडेक्स नंबर प्रिपेयर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक यूज़, क्योंकि हर एक जो इंडेक्स नंबर बन रहा है उस इंडेक्स नंबर का क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक यूज़ होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडेक्स नंबर बनाए हम उसको हर जगह एग्जीक्यूट कर दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या है कि हर एक का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। सो इफ़ पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, अगर जो इंडेक्स नंबर का पर्पस है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इट विल बी वेस्टेड ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ये क्या हो जाएगा, ये टाइम का वेस्ट हो जाएगा एज वेल एज अपने आपके एफर्ट्स का भी वेस्ट हो जाएगा। इसमें दोनों ही क्या आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, वी शुड टेक रिटेल प्राइसेस ऑफ द वेरियस आइटम। हमें क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस बनाने जा रहे हैं तो हम उस कंडीशन पे जो रिटेल प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि हम जब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये देखने जा रहे हैं कि जो वो कमोडिटी को परचेज़ कर रहे हैं तो वो कितने की प्राइस की है, तो हम उसमें क्या करेंगे, रिटेलर जो रिटेलर होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स को देते हैं, हम उस प्राइस से जाएंगे। जैसे आपको पता है, मैंने बताया है कि कोई भी गुड्स क्या होता है वो चेन के थ्रू जाता है। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर के पास, देन होलसेलर के पास एंड देन रिटेलर, एंड आफ्टर डैट उसका मेन जो डेस्टिनेशन है वो कंज्यूमर का। तो जब कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है तो हम क्या प्राइस करेंगे, लेंगे जो रिटेलर ने उसको प्राइस डिसाइड किया, क्योंकि कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चरर के पास 10 रुपीज़ की बनी तो होलसेलर के पास 15 की जाएगी और इसके पास रिटेलर के पास 20 की जाएगी और अराउंड 25 रुपीज़ कंज्यूमर के पास जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो प्राइस है ये 25 रुपीज़ हम रिटेलर वाले के देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कौन कंज्यूमर को देख रहा है, डायरेक्टली कौन कंज्यूमर को गुड्स को सोल्ड आउट कर रहा है, रिटेलर कर रहा है। हम होलसेल प्राइस को नहीं ले सकते क्योंकि होलसेल प्राइस में वो गुड्स 20 रुपीज़ की थी, 15 रुपीज़ की थी और उसके पास 25 रुपीज़ की आ रही, तो वो 10 रुपीज़ का डिफरेंस हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो जो प्राइस है वो हम रिटेल प्राइस लेते हैं, इंक्लूडिंग फूड का जो आइटम हम ख़रीद रहे हैं, हाउसिंग का भी जो हाउस लोग ले रहे हैं, एजुकेशन का भी, क्लोथिंग का भी, तो ये सारा क्या है जो रिटेल प्राइस है हम उसी को ही लेंगे। इफ़ बाई मिस्टेक वी हैव टेकन द होलसेल प्राइसेस, अगर हमने गलती से क्या है होलसेल प्राइस को ले लिया है, इसका मतलब अगर हमने गलती से क्या है होलसेल प्राइस को ले लिया है, द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल फेल। जो हमारा पर्पस था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाने का वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है जो रिटेलर ने जो अमाउंट में गुड्स को सोल्ड आउट किया है कंज्यूमर को, हमें वो अमाउंट लेना है, हमें होलसेल प्राइस को नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, selection of the base year. So index number measure changes in the magnitude of the variables over time with reference to the base year. Index number क्या करता है, वो measure करता है, change measure करता है in the magnitude of the variable, जो भी variables हैं उनके magnitude में change देखता है over the time, जो भी time period है, with reference to the base year. जो base year है उसी के reference में वो कितना डिफरेंट वेरिएबल्स के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है वो उसको देखता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स बेस ईयर इज़ द पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू विच चेंज इज़ मेजर्ड, ठीक है। जो बेस ईयर होता है वो पीरियड होता है जिसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस मेजर्स, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम जो भी चेंज हो रहा है हम उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी आज की चीज़ को हम कंपेयर करें कि 2002 में प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हम उस चीज़ को किसी ईयर के साथ कंपेयर करेंगे।
जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसी को हम बेस ईयर कह रहे हैं. सो फॉलोइंग गाइडलाइंस आर टू बी ऑब्जर्व वाइल डिटरमाइनिंग द बेस ईयर. ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, बेस ईयर को सेलेक्ट करेंगे. अब मेन फंक्शन और मेन टॉपिक हो जाता है कि हम बेस ईयर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे. अगर हम 2020 को देख रहे हैं तो 2020 में हम बेस ईयर कौन सा लेंगे, 2014 लेंगे, 2013 लेंगे, 2018 लेंगे. तो इसके लिए भी क्या है, एक हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ता है. तो इसमें कंडीशन दे रहा है द बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर. जो बेस ईयर हो वो क्या हो, वो नॉर्मल ईयर हो. ठीक है, दैट इज़ इट शुड बी फ्री फ्रॉम दी ऑल दी एबनॉर्मैलिटीज़. जो भी बेस ईयर हो वो नॉर्मल ईयर हो, क्योंकि वो क्या हो, वो फ्री हो किन सब चीज़ों से, सारी एबनॉर्मलिटीज़ से. मतलब कोई भी उस ईयर में कोई भी कंटिजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो. लाइक वॉर्स ना हुआ हो. वॉर होगा तो प्राइस क्या होगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाएगा. अर्थक्वेक ना हुआ हो, क्योंकि अर्थक्वेक आने की वजह से क्या है, सब कुछ डिसेबल हो जाएगा ना, सब कुछ कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. कोई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ना हो कि रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, बूम आ गया, ये सारी कंडीशन ना हो. कोई फ्लड ना आया हो, फेमाइंस ना हुआ हो. इन इंडिया 2011-12 इज ट्रीटेड एज अ बेस ईयर. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बेस ईयर क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए. वो सारे फ्लक्चुएशन से फ्री होना चाहिए. उस ईयर में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए. सो द इंडेक्स फॉर द बेस ईयर इज़ ऑलवेज टेकन एज 100. ठीक है, जो इंडेक्स होता है बेस ईयर का वो हमेशा हम उसको 100 ही लेते हैं. ये हमने फिक्स कर लिया है. इट हेल्प्स टू कॉम्प्रीहेंड द चेंजेस ईजली. बिकॉज अगर कोई भी चीज़ हम फिक्स कर लिए कि अगर एक चीज़ 100 ले लिए, तो उससे क्या होगा कि हमें कोई भी कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं उसको समझना क्या हो जाएगा, वो क्वाइट ईजी हो जाएगा. सो इट इज़ द पीरियड अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड. तो ये वो पीरियड होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं. सो द बेस ईयर शुड नॉट बी वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द करेंट ईयर. तो जो बेस ईयर हमने ले रखा है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जैसे अभी हम 2020 का पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम 2001 और 2004 का ही बेस ईयर लेके चलें, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. It is because we depend on the index number to give us trends, so that important decision and policies can be made. ये इसलिए कि हम क्या होते हैं, हम इंडेक्स नंबर पे ही डिपेंड होते हैं कि जो भी ट्रेंड के थ्रू कि क्यों क्या करता है, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन बताता है और पॉलिसीज़ बताता है जो हमें बनानी है. इफ़ देयर इज़ टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर, अगर ये जो डिफरेंस है बेस ईयर और करेंट ईयर का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर विल बी डिफीटेड. तो जो पर्पस है कंस्ट्रक्शन नंबर को प्रिपेयर करने का, कंस्ट्रक्ट करने का इंडेक्स नंबर का, वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा. ठीक है, वो मेन जो उसका मेन मोटिव था वो उससे शिफ्ट होके वो कोई और ही आंसर देना था. तो इसलिए जो डिफरेंस है बेस ईयर और करेंट ईयर का वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है. फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट, फॉर एग्जांपल इफ़ इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008 इज़ 220 कंपेयर टू बेस पीरियड 2000. ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर 2008 का कितना है, 220. और जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 2000 से, it would mean that the price have increased by the 120%. बिकॉज मैंने बताया था क्योंकि 2000 जब हम बेस ईयर लेंगे, वेट अ मिनट, यस, जब हम बेस ईयर लेंगे तो उसका हम हमेशा ही 100 लेंगे. और 2008 करेंट ईयर में 2220 दिया है. तो इसका ये मतलब हो गया कि प्राइस कितने से इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस इज़ इंक्रीज बाय दी, अभी आपका बेस ईयर में हम 100 ले लेंगे, हमेशा ही लेंगे, और 8 में 2020 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 120. मतलब प्राइस क्या है आपकी 120% इंक्रीज़ हो रही है. इन अदर वर्ड, सेम बास्केट ऑफ गुड्स इज 2008 कॉस्ट 1.2 टाइम्स एज मच एज इन 2000. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि वही गुड्स जो प्राइस हम उस टाइम 2000 में 100 का ले रहे थे, अब वो क्या है 2008 में वो 2020
8 में हम 220 का ले रहे हैं, मतलब कि 1.2 टाइम्स वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ कर गया है। ठीक है, अगर हम करेंगे तो ये 1.2 टाइम्स क्या हो गया है, वो इंक्रीज़ कर गया है। तो ये आपका क्या बताता है कि हमें क्या है कि बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। सो द बेस पीरियड शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो बेस पीरियड, जो बेस ईयर हम ले रहे हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, वेदर फिक्स्ड बेस और दी चेन बेस। इन फिक्स्ड बेस मेथड कि अगर हम फिक्स्ड बेस ले रहे हैं या चेन बेस ले रहे हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इन द फिक्स्ड बेस मेथड द ईयर ऑफ रेफरेंस इज केप्ट फिक्स्ड फॉर ऑल करेंट ईयर। ठीक है, जो रेफरेंस हम लेंगे तो अगर फिक्स्ड बेस में वो हर एक ईयर में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इन चेन बेस मेथड में क्या होगा, द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर इज़ रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जो प्राइस होगा करंट ईयर का होगा वो किससे रिलेट होगा, प्रीसीडिंग ईयर से, नॉट विद द फिक्स्ड ईयर। फिक्स्ड ईयर के साथ नहीं, कोई भी प्रीसीडिंग ईयर के साथ होगा। चॉइस ऑफ द मेथड वुड डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। अब कोई फिक्स बेस को सेलेक्ट कर रहा है या चेन बेस को सेलेक्ट कर रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा कि किस पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर कर रहे हैं।